गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमारे जो चर्चा का विषय चल रहा था वो जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में चल रहा था। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से जो जनसंख्या होती है, अत्यधिक जनसंख्या होती है, वो कैसे समस्याओं को उत्पन्न करने वाली होती है और उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी चर्चा हमने हमारे लास्ट वीडियो में की थी। आज का ये जो हमारा वीडियो है बच्चों, जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी अत्यधिक जनसंख्या से, उनको कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए, उस समस्या को हम कैसे कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं, तो उसके संदर्भ में जो उपाय हैं उनसे संबंधित हैं। और इसका जो टाइटल रहेगा, जनसंख्या की समस्या का समाधान कैसे किया जाना चाहिए। जनसंख्या की जो समस्या उत्पन्न हुई है, जनसंख्या समस्या और उसका क्या है समाधान, इसका संभावित उपाय क्या हो सकता है। जनसंख्या से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इसी के संदर्भ में ये हमारा आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है। तो पहला बिंदु देखिए, किसी भी क्षेत्र में जब आपको जनसंख्या संबंधी समस्याओं को कम करना है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के अंदर जो भौगोलिक संसाधन पाए जा रहे हैं, वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रहे हैं, उन भौगोलिक संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों का यदि विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए, तर्कयुक्त प्रयोग किया जाए, ज्ञान की परिसीमा में रहते हुए प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से ही जनसंख्या की जो समस्या उत्पन्न हुई है उससे बचा जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट आया बच्चों क्या आया, भौगोलिक संसाधनों का उचित प्रयोग, या आप ऐसा भी कह सकते हैं का उचित प्रयोग। अब ये भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, खनिज संसाधन है, मृदा संसाधन है, जल संसाधन है, मत्स्य संसाधन है, वन संसाधन है, खाद्य संसाधन है। ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो येन केन प्रकार मानव की जीवन से संबंधित बहुत सारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करती हैं। लेकिन जब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाती है तो इन संसाधनों को हानि पहुंचाती है, और अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण हम भी अविवेकपूर्ण ढंग से बिना सोचे समझे ही इन संसाधनों का प्रयोग करने लग जाते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की स्थिति में यदि सोच विचार कर विवेकपूर्ण ढंग से इन संसाधनों का प्रयोग किया जाए, तो इनकी जो झीझन हो रही थी या जो वेस्टेज जा रहा था उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसके बाद में उसका यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं जल संसाधन का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जनसंख्या बढ़ गई है, रोजाना हम पानी का दुरुपयोग करने की स्थिति हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ब्रश कर रहा है और ब्रश करने के दौरान उसने पानी का जो नल है उसको खुला छोड़ रखा है, और जब तक ब्रश करता रहेगा तब तक पानी बहता। तो ये विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं है, ये अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया प्रयोग है। हमने हमारी 4 व्हीलर है और 4 व्हीलर को मोटर चला के धो रहे हैं, कितना पानी वेस्ट हो रहा है, ये अविवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग है। तो हमें क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए। यदि 4 व्हीलर को धोना है तो हम एक बाल्टी में पानी लेकर भी उसमें साबुन वगैरह लगा सकते हैं और फिर बाद में 1-2 बाल्टी में उसको साफ कर सकते हैं, या फिर हम ब्रश कर रहे हैं उस दौरान नल को बंद करके पानी को बचा सकते हैं। तो यदि ऐसे इन प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये ज़्यादा जनसंख्या की आपूर्ति करने में सक्षम होंगे, और ऐसी स्थिति में जनसंख्या की जो समस्या उत्पन्न हुई थी संसाधनों की कमी के रूप में, संसाधनों के हाथ के रूप में, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा देखिए बच्चों, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। अब इसमें आपका औद्योगिकीकरण भी आ गया, परिवहन और संचार भी आ गया, परिवहन और संचार भी आ गया, और इसके साथ साथ में हम तकनीकी ज्ञान को भी शामिल कर देते हैं। तकनीकी ज्ञान
ये सारी चीजें ऐसी हैं बच्चों जो क्या कर सकती हैं, जनसंख्या की समस्या को कम करने में काम आती है। अब किसी क्षेत्र के अंदर उद्योग ही नहीं है तो वहाँ की जनसंख्या के सामने बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। जब बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो कुपोषण हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वहाँ पे उद्योगों का विकास हो जाए तो उद्योगों का लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो कुपोषण कम होगा। तो सारी जो समस्याएं जुड़ी हुई थी आपस में, उनमें कमी का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यदि तकनीकी ज्ञान को बढ़ा दिया जाए, कुशलता को बढ़ा दिया जाए, परिवहन और संचार की प्रक्रियाओं को बढ़ा दिया जाए, कृषि में जो उन्नत तकनीक है उनका प्रयोग किया जाए, तो जितने अधिक विकसित और उन्नत स्वरूप का हम प्रयोग करेंगे उतनी ही अधिक मात्रा में जनसंख्या की द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनको कम किया जा सकता है। आज का दौर जो है परिवहन और संचार का दौर है। हमारे आसपास मान लीजिए रोजगार उपलब्ध नहीं तो लोग बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन बड़े शहरों में क्या करेंगे, वहाँ स्थायी रूप से बस तो नहीं सकते, तो वहाँ रोजाना आने जाने की प्रक्रिया करते हैं। और ऐसी स्थिति कब होगी, जब परिवहन के संचार पर्याप्त मात्रा में विकसित होंगे। तो जितना अधिक उन्नत स्वरूप मिलेगा औद्योगिकरण का, परिवहन संचार का, तकनीकी ज्ञान का, या जो कृषि में जो तकनीक की प्रयुक्त की जा रही, उन्नत तकनीक प्रयुक्त की जा रही है, ये सारी ऐसी दशाएं होने वाली हैं जो जनसंख्या की समस्या को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट वन देखिए बच्चों, शिक्षा का प्रसार और जन जागरूकता। शिक्षा का प्रसार और जन जागरूकता, ये भी जनसंख्या की समस्या को कम करने वाले प्रकार हो सकता है। शिक्षा का प्रसार और जन जागरूकता, देखो हमने बताया था कि जो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण रहा था, ये जनसंख्या की जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसमें शिक्षा का प्रसार भी एक बहुत अच्छा कारण रहा था। कि शिक्षा की जो कमी होती है वो हमेशा जनसंख्या को बढ़ाने में सहायक है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने हैं। लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाए, स्त्री और पुरुष पर्याप्त मात्रा में शिक्षित हों तो निश्चित रूप से समाज के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षित जो आदमी होगा, शिक्षित जो मानव वर्ग होगा, वो हमेशा विकास के कार्य करेगा, उसकी सोच जो होगी सकारात्मक होगी। तो शिक्षा का जितना अधिक हमारे समाज के अंदर प्रसार मिलेगा उतनी ही कम जनसंख्या वृद्धि की स्थिति देखने को मिलेगी। और जब कम जनसंख्या वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं थी उनका स्वरूप भी कम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में लोगों में जन जागरूकता मिलनी चाहिए। लोगों को क्या पता ही नहीं है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाता है, लोगों को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ही नहीं मिलेगी तो जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाएगा। और यदि मान लीजिए विभिन्न प्रकार के जो परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम उनको चलाया जाए, लोगों में शिक्षा का प्रसार हो, जन जागरूकता हो, तो लोगों को जनसंख्या वृद्धि के जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कारण हैं वो समझ में आ जाएंगे। और समझ में आने के बाद में ऐसी जनसंख्या के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली थी उन समस्याओं से भी बचा जा सकता है। इसके बाद में चलते हैं बच्चों, कृषि का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, नवीनीकरण किया जाए, कृषि का नवीनीकरण। अब देखिए विश्व की अधिकांश जो जनसंख्या है और उसमें जो चर्चा करेंगे विश्व के जो विकासशील देश हैं उनमें निवास करने वाली जो जनसंख्या वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। आज हम एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों की चर्चा करें, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों की चर्चा करें, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन यापन का आधार ही कृषि है। और इसमें भी कृषि का जो पिछड़ा हुआ स्वरूप पाया जाता है। खेत तो ज़्यादा हैं लेकिन फसलों का उत्पादन कम हो रहा है, लोगों की निर्भरता ज़्यादा है। जहाँ पे 2 लोग उस खेत को पूरा काम करने में सक्षम है वहाँ 2 की जगह 7-8 लोग लगे हुए हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। तो ऐसी जो छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति होती है वो हानिकारक होती है। और यदि कृषि में परंपरागत पद्धतियों को छोड़कर आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए तो पानी की बचत भी हो सकती है, फव्वारा सिस्टम के द्वारा, ड्रिप सिस्टम के द्वारा, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए, हाई यील्ड वैरायटी जो होती है उनका प्रयोग किया जाए, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए तो कम क्षेत्र में ज़्यादा फसलों का उत्पादन संभव हो सकता है। पर्वतीय भागों में जहाँ कृषि करना संभव नहीं वहाँ सीढ़ीदार कृषि को अपनाया जाए, समोच्च रेखीय विधियों का प्रयोग किया जाए। जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ पे वर्षा के जल को संचयित करके फसलों में सिंचाई के लिए उसका प्रयोग किया जाए।
जल पुनर्भरण की प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो यदि ये सारी प्रक्रियाएं मानव करने लग जाएगा तो ऐसी स्थिति में बच्चों कृषि जो होगी अधिक लाभदायक सिद्ध होगी, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन होने लग जाएगा, और जब अधिक उत्पादन होगा तो भुखमरी की समस्या मिट जाएगी, कुपोषण की समस्या मिट जाएगी, ज़्यादा उत्पादन होगा तो गरीबी की समस्या मिट सकती है, तो ये और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्या को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए तो खाने के संसाधनों की कमी आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी परिपूरक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे काम में आ सकती है। मतलब क्या है, साधुनिक संसाधनों का प्रयोग किया जाए। आज विश्व में जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है और विश्व की जनसंख्या के सामने भोज्य पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में असीमित रूप से बिना मेहनत किए हुए सागरों के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। यदि उनका खान पान के लिए प्रयोग किया जाए, औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाए तो उनका व्यापारिक महत्व भी है। विभिन्न प्रकार के प्रवाल है, मूंगा है, सीप है, ये जो पाए जाते हैं, और बहुत सारे सागरों के अंदर खनिज, मणि, रत्न पाए जाते हैं। तो यदि सागरीय संसाधनों का पर्याप्त प्रयोग किया जाए, विकास किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या की समस्या है उसको भी इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। एक और चीज है, जहां अधिक जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्रों में से अल्प बसाव वाले क्षेत्रों को जनसंख्या को स्थानांतरित किया जाए। अल्प बसाव वाले क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण करना, क्षेत्रों की ओर पलायन करना। तो देखो होता क्या है, विश्व के अंदर जो अधिक आदर्श दशाओं वाले क्षेत्र हैं वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत ही सांद्रिक स्वरूप को दर्शाते हैं। वहाँ जनसंख्या का जमावड़ा ज़्यादा मिलता है, और जो अल्प बसाव वाले क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादातर प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है, इसी कारण वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते। तो सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जो कम बसाव वाले क्षेत्र है वहाँ पे ऐसी दशाएं उत्पन्न की जाएं कि लोगों का रुझान उस क्षेत्र की ओर बढ़ने लग जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ जनसंख्या नहीं रहना चाहती थी। मरुस्थलीय भूमि थी, रेतीली मिट्टी थी, हवाएं चलती थी, पीने के लिए पानी नहीं था, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वर्षा कम होती थी, वनस्पति नहीं। अब ऐसे क्षेत्र में क्या जनसंख्या रहना चाहेगी? नहीं रहना चाहेगी। लेकिन सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया कि सतलज और व्यास नदी पर जो हरीके बैराज बांध बनाया गया और उससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, और इंदिरा गांधी नहर हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर वाले भाग में बाड़मेर के गडरा रोड तक आ गई। और उस एकमात्र इंदिरा गांधी नहर के विकास ने हमारे पूरे राजस्थान के जो पश्चिमी भाग था उस पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया है। जहाँ पे लोग रहना नहीं चाहते थे, आज वहाँ जाकर लोग बसना चाहते हैं। क्योंकि पानी की अच्छी उपलब्धता होगी, इंदिरा गांधी नहर कारण पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, आज वहाँ कृषि होने लगी है, और साथ साथ में पश्चिमी राजस्थान के अंदर तेल के भंडार मिले, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, उन्होंने लोगों को जबरदस्त रूप से अपनी ओर आकर्षित किया है। तो यदि ऐसे प्रयास किए जाएं तो निश्चित रूप से अल्प बचे हुए क्षेत्रों में भी जनसंख्या को बसाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में कालगुडी और कुलगारली नामक सोने की खानें मिलती हैं, और उसी के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में लोगों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो अल्प बचे हुए क्षेत्रों में सरकार के द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं तो वहाँ पे अधिक बसाव वाले क्षेत्रों से जनसंख्या को ट्रांसफर किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में दोनों जगह की समस्याएं कम होंगी। जो अधिक जनसंख्या थी वहाँ भी कम होने वाली है, और जहाँ न्यून जनसंख्या थी वहाँ भी जो संसाधनों का विकास न होने की समस्या मिल रही थी उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो लोगों का इस प्रकार से स्थानांतरण करने की जो प्रक्रिया है वो भी जनसंख्या की समस्या को नियंत्रित करने में कारगर उपाय सिद्ध हो सकती है। इन सभी कार्यों के अलावा मतलब चर्चा करते हैं डेयरी के विवाह का। देखिए, विवाह जितना अधिक जल्दी होता है उतनी ही अधिक जनसंख्या के बढ़ने की संभावना विद्यमान होती है, और हम ये मान के चलें कि जितनी देरी से विवाह किया जाएगा उतना ही कम जनसंख्या वृद्धि का समय मिलेगा, तो जनसंख्या वृद्धि भी कम होगी। हम सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि हमारे भारतीय भाग में बाल विवाह की प्रक्रिया देखने को मिलती थी। लड़कियों का 12 से 14 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी, लड़के भी 18-20 साल की शादी हो जाते थे। तो देखो एक क्या होता है, लड़कियों का एक फर्टिलिटी टाइम होता है, प्रजनन का एक समय होता है,
कि हम ये मान के चलें कि लड़कियां जो हैं वो लगभग उनका जो प्रजनन काल का जो समय होता है लगभग एवरेज रूप से मान के चलें 14 वर्ष की उम्र से लेकर लगभग 45 वर्ष की उम्र तक होता है। हालांकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है 45 वर्ष के बाद में बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन मेन जो प्रजनन का टाइम होता है, मेन जो जनसंख्या या फिर हम ऐसा कहें जन्म दर की जो स्थिति होती है वो लगभग 14-15 साल से लेकर 45 साल की अवधि में होती है। और यदि किसी लड़की का पहले विवाह कर दिया जाए तो इतना लंबा समय मिलेगा जनसंख्या हमें ऐसे संतति उत्पन्न करने के लिए, और यदि इस समय को कम कर दिया जाए, जैसे हम कहें अब 18 साल कर दिया गया, तो 14 से 18 साल यानी लगभग 4 या 5 साल कम हुए हैं। तो ये 4 या 5 साल कम हुए तो निश्चित रूप से जो एक संतति उत्पन्न करने का जो समय था वो रिड्यूस हुआ है, उसमें कमी आई है। और जितना कम समय संतति उत्पन्न करने का समय काल होगा उतनी जनसंख्या वृद्धि कम होगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भारत के संदर्भ में स्थिति ऐसी हो जाए कि जो विवाह की न्यूनतम आयु जो लड़कियों की अभी 18 वर्ष है उसको बढ़ाकर लगभग 21 वर्ष कर दिया जाए, और लड़कों की जो उम्र है 21 वर्ष उसको बढ़ाकर लगभग 25 वर्ष कर दिया जाए। तो यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से जो संतति उत्पन्न करने का जो समय वो कम होगा, और संतति उत्पन्न करने का समय कम होगा तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि भी कम होने वाली है। इसी में एक चीज आपके बच्चों मनोरंजन के साथ देखिए, जनसंख्या वृद्धि में मनोरंजन के साधनों का अभाव ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जितने कम मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया उतनी ही अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। और यदि पर्याप्त मात्रा में मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। तो मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए ताकि लोगों का ध्यान मनोरंजन की ओर जाए, और ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। परिवार नियोजन के साधनों को बढ़ावा दिया जाए। हम कैसे विभिन्न प्रकार के माध्यमों का यूज करते हुए या उनका प्रयोग करते परिवार को नियोजित कर सकते हैं, और जिस समाज के अंदर जितनी अधिक मात्रा में परिवार नियोजन के साधन होंगे वो समाज उतना ही सभ्य होगा और वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया उतनी ही कम होगी। तो विशेष रूप से स्त्रियों में साक्षरता जो है उसको बढ़ावा दिया जाना, और साथ साथ में जो परिवार नियोजन के बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे जो दशाएं हैं उनका यदि आप प्रयोग करें, पर्याप्त मात्रा में परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करें तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब जनसंख्या वृद्धि ही कंट्रोल में आ जाएगी तो जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं वो तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। तो बच्चों ये सारी ऐसी दशाएं थी जो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या से उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को नियंत्रित करने वाले कारकों के रूप में जानी जाती हैं। इसी कारण सभी को हम जनसंख्या समस्या समाधान के कारकों के रूप में जानते हैं, या जनसंख्या का समस्या का समाधान कैसे किया उनके कारकों के रूप में जानते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपसे छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या समस्या समाधान के लिए आधारभूत 4 कारकों का वर्णन, कोई भी 4 पॉइंट आपसे पूछ सकता है, या इसमें से 2-4 पॉइंट दे देगा तो उनका डिटेल से वर्णन आपसे पूछ सकता है। तो समस्याओं का भी मेन टॉपिक है कि जनसंख्या समस्या कैसे होती है, और साथ साथ में जनसंख्या की समस्या का समाधान कैसे किया जाए ये भी मेन टॉपिक है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज का ये जो जनसंख्या समस्या समाधान का हमारा वीडियो था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।